जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है। जस्टिस यशवंत वर्मा उस वक्त विवादों में घिरे थे जब दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस रहते हुए 14 मार्च 2025 को उनके दिल्ली वाले बंगले पर एक कमरे में आग के बाद जले हुए नोट बरामद हुए। इस घटना के बाद से उनका तबादला वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया था। उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को शपथ ग्रहण की थी। कथित तौर पर इस कैश कांड के बाद उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई। अगस्त 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 146 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी। 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी जो कि जांच कर रही है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा पूरी हो चुकी है। उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है और इसी के साथ बिहार की राजनीति ने नई सरकार की ओर एक और कदम बढ़ा दी है। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद 30 मार्च को नीतीश कुमार ने सबसे पहले एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। आज उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की, जिससे कि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार आज ही शाम को पटना लौटेंगे। 13 अप्रैल को कैबिनेट की आखिरी बैठक होने वाली है और इस बैठक को करने के बाद 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, ऐसी जानकारी है। 15 अप्रैल को नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। तो शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार का बयान भी सामने आ चुका है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहला बयान सामने आया है और पहले तो हम यहीं पर थे। नीतीश कुमार का कहना है कि पहले तो हम यहीं पर थे। राज्यसभा सांसद बनने के बाद उनका पहला बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पहले वो यहीं पर थे और अब दिल्ली में रहकर बिहार के लिए बात करेंगे। अरे आपको प्रणाम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अब पहले तो हम यही ना थे। अरे 3 गो है आप। अरे आपको प्रणाम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अब पहले तो हम यही ना थे। तो एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से नए सियासी सफर की शुरुआत कर दी है। अब तक विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद में वो रह चुके थे, लेकिन ये पहली बार है जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए सदस्य हो गए हैं। और ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार के बाद नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। लिहाजा बीजेपी ने आज शाम कोर ग्रुप की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें कि बिहार में नई सरकार के गठन, सीएम के चेहरे, सरकार में पार्टी की भागीदारी, हिस्सेदारी सहित तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। इसमें शामिल होने के लिए दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो कि कल ही दिल्ली पहुंचे थे, वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा पार्टी के तमाम बड़े नेता भी पहुंचेंगे। तो दिल्ली में अब नई सरकार पर मंथन शुरू हो चुका है और ऐसे में अब सबके जहन में एक ही सवाल है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला सीएम कौन होगा। अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से बनना तय है और ऐसे में अब सीएम की रेस में कौन कौन है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी से बिहार के सीएम रेस में फिलहाल कौन कौन से नेता हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनकी जानकारी अब आपके सामने विस्तार से रख रहे हैं। इस रेस में दोनों डिप्टी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा का नाम है। इसके अलावा 7 और नेता इसमें शामिल हैं, जिसमें नित्यानंद राय का नाम है, दिलीप जायसवाल, रेणु देवी, संजीव चौरसिया, जनक राम, रमा निषाद और डॉक्टर संजय जायसवाल का नाम भी शामिल हो चुका है। जबकि जेडीयू की ओर से डिप्टी सीएम के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम फाइनल माना जा रहा है। तो बिहार में अब नया मुख्यमंत्री बनने वाला है। एलजेपी आरवी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदली। बिहार की जो छवि थी उसे बदलकर उन्होंने बिहार को फिर से नया बना दिया। अब वो भी मुख्यमंत्री, बिहार का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो नीतीश कुमार के काम को आगे लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा, जिसके बाद एनडीए दलों की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाएगा। जो बिहार का गौरवशाली इतिहास है उसको उन्होंने बहुत हद तक पटरी पर लाया है और ये युग पुरुष हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम किया है, तो इतना मैं जरूर कहूँगा कि उनके पदचिन्हों पर
उनके काम किए गए तरीकों पर, जो उन्होंने विकास की लाइन खींची है, उस पे आने वाला कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री होगा, जो भी होगा, उस पे काम करने का काम करें। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने पर आरजेडी ने भी तंज कसा। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जिस नीतीश कुमार की कार्यशैली पर उनके पुराने साथी सहयोगी गर्व महसूस करते थे, आज वो शर्मिंदा हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, शक्ति यादव ने बीजेपी पर नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी को एक सोची समझी साजिश के तहत खत्म करने का भी आरोप लगाया। नीतीश कुमार जी आज राज्यसभा में दिखे, शपथ ली और वहीं से इनकी सेवा समाप्त होती है। नीतीश कुमार इतिहास के पन्नों में समाजवाद के सबसे विषैले आस्तीन के साथ के रूप में याद किए जाएंगे। जो लुधियाना में हाथ मिलाने से हड़कते थे, जो पत्थर खींचते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के कदमों में है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। हरिवंश फिर बने हैं राज्यसभा सांसद। राष्ट्रपति के मनोनीत करने के बाद हरिवंश फिर से राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन यानी कि उपसभापति और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के वरिष्ठ नेता हरिवंश का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हुआ था। आज 10 अप्रैल है। राष्ट्रपति के मनोनीत करने के बाद एक बार फिर से राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। तो हरिवंश को लेकर ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य एक बार फिर से बनाए गए हैं। 9 तारीख को उनका कार्यकाल खत्म हुआ था और 10 तारीख को एक बार फिर से राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत करने के बाद राज्यसभा के सांसद वो बन चुके हैं। अब उनकी जिम्मेदारी क्या कंटिन्यू की जाती है, ये देखना होगा। और इस बीच आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। वायरल गर्ल मोनालिसा के पति पर एफआईआर दर्ज, फरमान पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। देखिए, फरमान पर पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर है। NC/ST की जांच में मोनालिसा नाबालिग पाई गई। फरमान पर मोनालिसा को बहला फुसलाकर शादी कराने का आरोप है। मानवाधिकार आयोग ने खरगोन SP को जांच के आदेश दिए हैं और इसके बाद एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और खबर रखेंगे, जहां बिहार विधानसभा को साइनाइड गैस और RDX से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद अलर्ट पर लोग हैं। बिहार विधानसभा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच के लिए वहां पर टीमें पहुंची हैं। पूरे परिसर की जांच हो रही है और विधानसभा को उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले देखिए, सिविल कोड को उड़ाने की धमकी मिली थी अलग अलग जगहों पर, और अब बिहार में विधानसभा को उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए विधानसभा को उड़ाने की धमकी दी गई है। अब इसकी जांच की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर राजधानी से है, जहां बिहार विधानसभा को उड़ाने की धमकी मिली है। बांग्लादेश अबू शहीद मामले, चेन्नई पुलिस को सुधरने की हिदायत देने सहित कई मामलों को लेकर आज धमकी मिली है। एक लेटर के माध्यम से धमकी दी गई है। बिहार विधानसभा आप देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल कड़ी की गई है। जिस तरह से लगातार बिहार विधानसभा हो या सिविल कोर्ट हो या राज्य के कई सिविल कोर्टों को लगातार उड़ाने की धमकी मिली है, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है और लगातार इस तरह की धमकियां मिलती है, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लगातार चाक चौबंद रखा जाता है। आज भी जब धमकी मिली है तो उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद रखी गई। लगातार पुलिस की जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ गई हैं। डॉग स्क्वाड की टीम बिहार विधानसभा पहुंची है और जो जांच की प्रक्रिया चल रही है, पूरी जांच चल रही है बिहार विधानसभा के अंदर कि इस तरह की कोई अगर अवांछनीय वस्तु हो तो उसको तत्काल निकाला जाए और पूरी सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन इस तरह से धमकी की बात है तो लगातार इस तरह के मामले आते हैं। पटना सिविल कोर्ट हो या राज्य के कई सिविल कोर्ट को एक साथ उड़ाने की धमकी दी जाती है। कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा को भी उड़ाने की धमकी मिली थी और आज फिर से बिहार विधानसभा को उड़ाने की धमकी मिली है। 2:30 बजे का 2:15 बजे का अल्टीमेटम दिया गया है और साइनाइड गैस के साथ RDX मिलाकर उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल जो स्थिति है, पटना बिहार विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी गई है। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है और जो सुरक्षा के अधिकारी हैं वो तमाम सुरक्षा के अधिकारी पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।
और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है कि सिवान कोर्ट को भी मेल के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई है। बम से उड़ाने की धमकी यहां पर भी दी गई और धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड पर है। जांच शुरू हो चुकी है। पूरे कोर्ट कैंपस को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। ये दूसरी बार है, ये दूसरी दफा है जब सिवान कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद से दहशत का माहौल है। और बड़ी खबर बक्सर से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामला ये पूरा क्या है, ये भी अब आपको बता रहे हैं। युवक पर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े संवेदनशील मामलों को लीक करने का आरोप लगा है। बक्सर पुलिस ने बताया कि युवक अमन तिवारी ने यूएस की एजेंसी CIA को ईमेल कर संपर्क किया था और ईमेल के जरिए पैसे की उसने डिमांड की थी। इसके बदले प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला की योजना बनाई जा रही थी। जानलेवा हमला करने की योजना तैयार हो रही थी और इस काम को पूरा करने के लिए 22 दिनों का समय मांगा गया था। सूचना मिलते ही बक्सर SP के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आशा पडरी गांव में छापेमारी की। तीनों आरोपियों को वहां से गिरफ्तार किया गया। इस हाई प्रोफाइल मामले में युवक को गुप्त जगह पर रखकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 3 लोग मुख्य रूप से इनकी जो है भूमिका आई है। उनको हम लोगों ने गिरफ्तार अभी करके पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी है और मामले में जो है अन्य सभी तकनीकी साक्ष्यों पे हम लोगों की छानबीन जारी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले एक युवक को बक्सर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बक्सर SP शुभम आर्य ने बताया कि यह युवक बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पुलिस को इसके पास से कई लैपटॉप और मोबाइल बरामद हुए हैं। फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है। इस युवक के साथ 3 लोगों को भी बक्सर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बक्सर SP ने बताया कि यह युवक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में था और पैसे की डिमांड कर रहा था। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और वहीं PM की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले बक्सर के युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है। बक्सर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सिमरी थाना क्षेत्र का आशा पडरी गांव के इसी घर में, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी घर में अमन तिवारी रहकर साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। विदेशी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में था और इसके बदले वो पैसे भी मांग रहा था। उसके घर पर छापेमारी करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसकी निशानदेही पर 2 अन्य लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, जिससे कि गहनता से पूछताछ हो रही है। SP ने बताया कि अमन तिवारी कोलकाता एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दे चुका है। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। पहले भी इन्होंने इस तरह का जो है थ्रेट जो है कोलकाता एयरपोर्ट के संबंध में जो है दिया था। तब भी जो कोलकाता पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। इसमें भी इस बार भी इन्होंने जो है बेसिकली लैपटॉप इनके पास जो है सीज़ भी किया गया है और अन्य और भी उपकरण जो है सीज़ किए गए हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये जो है ये थ्रेट जो है क्रिएट किया और वहाँ पर भेजा और इसमें इन लोगों के साथ में जो भी अन्य लोग भी हैं उस पर हम लोग और वर्क कर रहे हैं। बक्सर SP शुभम आर्य को जब इस बात की सूचना मिली कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला युवक बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल के सिमरी प्रखंड के आशा पडरी गांव का है, तो सबसे पहले पुलिस यहां पहुंचती है और जो अमन तिवारी नाम का जो शख्स है उसे पुलिस यहां से उठाती है और उनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। यही घर है अमन तिवारी का। आशा पडरी गाँव में अमन तिवारी इसी घर में रहता था और यहाँ से बताया जा रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में था और प्रधानमंत्री की गोपनीयता की सूचना देने की बात सामने आई है। इस पूरे मामले हाई प्रोफाइल मामला है। इस पूरे मामले में बक्सर SP ने बताया कि उस पूरे मामले की मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं और पूछताछ की जा रही है। पुलिस जो जांच का दायरा है, पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है और इस पूरे जो आशा पडरी जो गांव है यहाँ पुलिस की भी तैनाती की गई है और पुलिस आने जाने वाले पर भी नज़र रख रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए थाने ले गई है और पूरा मामला जो है अभी जाँच के घेरे में है। पूरी मामले को लेकर के बक्सर SP शुभम आर्य खुद पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 आशा पडरी गांव बक्सर। उन्होंने शाम तक काम पर वापस लौटने के आदेश दिए। डिप्टी CM ने साफ कहा है कि अगर काम पर नहीं लौटे तो सर्विस ब्रेक होगी और साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन का इंतजार भारी पड़ेगा। DCLR पोस्ट पर प्रमोशन की मांग को लेकर पिछले 9 मार्च से लगातार राज्य भर के CO और RO हड़ताल पर है
और हड़ताल की वजह से सभी कामकाज ठप है, तो एक बार फिर से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कड़ा अल्टीमेटम दिया है और साफ कहा है कि आज शाम तक अगर आरओ और सीओ अपने काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो उनकी नौकरी ब्रेक होगी, साथ ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके लिए सहानुभूति और पदोन्नति की उम्मीद समाप्त हो जाएगी और जो काम पर लौटेंगे उनकी नौकरी ब्रेक नहीं होगी। इन्होंने ये भी कहा है कि पदोन्नति की संभावना भी बनी रहेगी, लेकिन जरूरत पड़ी तो सरकार अब कड़ा रुख अख्तियार करेगी। हड़ताल पर गए अंचल और राजस्व अधिकारियों के प्रतिनिधियों से लगातार संवाद की प्रक्रिया भी जारी है। बताते चलूं कि अब तक 6 बार वार्ता भी हुई है, लेकिन वार्ता का समाधान नहीं निकला है। इधर राजस्व विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें 589 अधिकारी अभी कार्यरत हैं। हड़ताल अवधि में इन अधिकारियों ने दाखिल खारिज के 23,449, परिमार्जन के 96,469 और ई माफी के 14,220 मामले निपटाए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है कि हम हड़तालियों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करने को तैयार हैं, पर जो मांगे विभागीय और नीतिगत कारणों से पूरी नहीं की जा सकती है उन पर अडिग रहना सही नहीं है। जो एक पंचायत सेवक हैं उन्हें भी चार्ज दिया गया बावजूद जमीन संबंधित काम जो है ठप है। इधर लगातार राजस्व सेवा के जो अधिकारी हैं वो बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। वो साफ कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था हम लोगों के फेवर में कि जो राजस्व सेवा के पदाधिकारी हैं उनकी सीधी पदोन्नति होगी डीसीएलआर में, लेकिन अब बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार राजस्व सेवा के बीच जो लड़ाई है इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है और ऐसे में सरकार को एक बार फिर से कड़ा अल्टीमेटम देना पड़ा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और वहीं भ्रष्ट लोक सेवक गौतम कुमार आज एक बार फिर अपना पक्ष रखने के लिए ईओयू कार्यालय पहुंचे। गौतम को ईओयू की टीम ने आज दोबारा से आने को लेकर नोटिस भेजा था, जिस पर अमल करते हुए गौतम कुमार कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।